हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे पास एक बुक है और ये बुक है क्वेश्चन बैंक। बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है ये, पेपर नंबर 1 का, जिसका नेम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल्य अवस्था एवं विकास। ये वीडियो डिमांडेड है, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। जो पेपर 1 है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसको आप डिस्कस करें, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चैप्टर्स यूनिट्स हैं, ये सब आप डिस्कस करें। तो इस पर मेरी एक शॉर्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने ये बताया था कि आपके इस बुक में, इस क्वेश्चन बैंक में कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। उस शॉर्ट वीडियो में आपको पता ही है 3 मिनट की शॉर्ट बनती है, तो 3 मिनट में तो मैं सिर्फ इतना ही बता पाई थी कि आपके चैप्टर्स क्या क्या हैं, यूनिट्स क्या क्या हैं और उनमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक चैप्टर में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो जहाँ तक कि मेरा समझना है, मैं आपको बेस्ट एडवाइस कर रही हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक लेने से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं और आपको आपके एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है कि किस तरह से लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे। पैटर्न पर भी मैंने एक पूरी वीडियो शॉर्ट में बना रखी है जिसमें हमने डिस्कस किया है पैटर्न के बारे में। काफ़ी सारी वीडियोस बीएड से रिलेटेड मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। पैटर्न, काउंसलिंग कैसे होती है बीएड की, बीएड का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस, कैसे मार्क्स के आते हैं, सब कुछ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे पास ओल्ड है क्वेश्चन बैंक, बट जो न्यू है वो भी सेम एज इट इज़ हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ज़्यादा कम हैं बट हैं उसमें भी यही सारे टॉपिक्स, यही सारे यूनिट्स। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं इसको ओपन करके दिखाया है, ये है पेपर नंबर 1 और देखिए ये मैंने डिस्कस किया था जिसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं पूरी पूरी, उन सब के नेम लिखे हैं और आप जो जो उसमें टॉपिक पढ़ना है वो सब कुछ लिखा है। ये तो है इंग्लिश में, इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है इसका, बट एक्चुअल में ये जो बुक है ये हिंदी में है और आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखी हुई हैं यूनिट्स और उनके नेम सब वगैरह। अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 यूनिट्स का। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको समझा पाऊँगी कि आप क्या क्या पढ़ेंगे उतना। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, या फिर आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 की। थोड़ा सा इसमें मार्क वगैरह लगा हुआ है, पेन पेंसिल लगी हुई है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ओल्ड है, पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो काफ़ी इसलिए ये ओल्ड है। तो देखिए फर्स्ट जो यूनिट है वो है बाल्यावस्था विकास के संप्रत्य एवं प्रक्रिया की भूमिका। इट मीन्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देखिए बाल्यावस्था जो है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे और बाल्यावस्था का विकास कैसे हुआ उन सबको पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, बाल्यावस्था की बात हो रही है तो बाल विकास का सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा कि एक्चुअल में बाल विकास क्या है। तो आप यहाँ पर बाल विकास की अर्थ को समझेंगे और उसकी जो डेफिनेशंस दी हैं उसको समझेंगे, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं एक ही चैप्टर में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एक ही वीडियो में कवर हो जाए। आई होप बाकी आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था के साथ साथ आप जानेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके नेचर को और उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी प्रकृति और महत्व के भी बारे में आप पढ़ेंगे। पूरा हेडिंग वाइज आपको मिलेगा तो आप ईजिली याद कर सकते हैं। हेडिंग वाइज बहुत जल्दी याद हो जाता है आपको, वैसे पूरा थियोटिकल होता है तो मुश्किल से याद होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर साथ में इस चैप्टर में जानेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को कई बार एक टॉपिक समझा जाता है बट दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है, ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। तो यहाँ पर आप इन दोनों को समझेंगे और मीनिंग को समझेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, उन दोनों के अंतर और साथ में उनके प्रिंसिपल्स। यहाँ पर इनके प्रिंसिपल्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं आप क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या कह सकते हैं ग्रोथ है उसको जो इफ़ेक्ट करते हैं वो सारे आप फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्थ ऑर्डर होता है,
एयर होती है, आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, न्यूट्रिशन होता है, आपका रेस होता है, आपकी इंटेलिजेंसी होती है, हेरिडिटी होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ग्रोथ और ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे कि काफ़ी सारी होती हैं। यहाँ पर देखिए पूरी टेबल अच्छे से प्रॉपर बनी हुई है और टाइम पीरियड भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी मैं बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट कोशिश कर सकती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझाती रहूँ। फिर यहाँ पर आपको डिटेल में दिया हुआ है, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है इतना। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन दे रखा है इसमें यहाँ पर टॉपिक में, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रीनेंटल डेवलपमेंट, यानी कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय जब उसकी बॉडी में एक ह्यूमन डेवलप होता है, ह्यूमन एक बच्चा बर्थ करने से पहले जो उसकी 9 मंथ का जो पीरियड टाइम होता है उसमें वो उसका कैसा ग्रोथ होता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे, और उसको इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। नॉर्मल सी बात है, जो माँ खाएगी उसका आहार, माँ का जो हेल्थ होगी वो, और सब कुछ माँ की एज सब कुछ डिपेंड करेगा। सो यहाँ पर दे रखा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसी को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चाइल्डहुड को पढ़ेंगे डिटेल में, एडोलसेंस को पढ़ेंगे, यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी दी है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का अर्थ। ठीक है, जो भी हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनको हम संज्ञान कहते हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उसको हम कॉग्निशंस कहते हैं, और शॉर्ट में बताएं। बाकी यहाँ प्रॉपर पूरी इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी हुई है, हिंदी में भी दी हुई है, आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम नेचर और करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे संज्ञान के बारे में, ठीक है, कॉग्निशंस के बारे में। फिर यहाँ पर इन्होंने और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है, थ्योरीज ऑफ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शंस है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। फिर यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है सोसाइटी। सोसाइटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएड। कई सारे सब्जेक्ट में आपका ये टॉपिक है, आपको कॉमन टॉपिक मिल जाएगा एक सोसाइटी का। तो नॉर्मल आपको मीनिंग ऑफ सोसाइटी, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आप इंडिया में रहते हैं तो आपको नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि जो आपकी इंडियन सोसाइटी है उसका कैसा नेचर है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और काफ़ी सारा डिफरेंस है, और काफ़ी सारी चीज़ें, इकोनॉमिकल है, डेमोक्रेटिक है सोसाइटी हमारी। तो आप इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। फिर आती है आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी काफ़ी अच्छा है तरीका, मतलब ये है प्रोसीड्यूर फॉर स्टडिंग अ चिल्ड्रन। सो इसको भी आप पढ़कर जाइएगा। मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो इसमें से आप कुछ मत छोड़िएगा, सब कुछ पढ़िएगा। ठीक है, और डिस्कस करते हैं हम आगे। आगे इंटरव्यू के बारे में भी है। तो आप जब बीएड कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, टीचर बनेंगे, इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की भी नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, पर्पस ऑफ इंटरव्यू पता होनी चाहिए, काइंड्स ऑफ इंटरव्यू पता होनी चाहिए कि एक डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, एक नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, एक इलेक्टिव इंटरव्यू होता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू पता होनी चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बच्चा पढ़ता है, समझता है। एजुकेशन होती क्या है, बच्चे को डेवलप करने के लिए, उसके माइंड को डेवलप करने के लिए। तो काफ़ी सारी आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत स्लो पेज टर्न कर रही हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकें कि क्या क्या टॉपिक थे आपके फर्स्ट चैप्टर में। ये एक्सरसाइज है, छोटी सी फिलअप्स वगैरह हैं, इसमें एमसीक्यूज़ हैं, वेरी शॉर्ट्स हैं जो आपको पता चाहिए। मेन तो लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं, पैटर्न यही है। अब बात करते हैं हम सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर है बाल विकास संबंधी सिद्धांत एवं उनकी सार्थकता, थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं, जो काफ़ी सारी थ्योरीज़ ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एरिक एरिक्सन का। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने जो साइको सोशल थ्योरी दी थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और काफ़ी ज़्यादा
कह सकते हैं यूज़फुल थी। तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। इसके पूरा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था, जब आप इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा। और आप मेरे को बताइए अगर आपको समझना है तो मैं टॉपिक वाइज भी वीडियोस बना दूंगी, बट आप मेरे को बताइए। अभी मेरी सीरीज़ चलेगी हर एक क्वेश्चन बैंक की, हर एक सब्जेक्ट के मैं बुक्स को डिस्कस करूँगी कि आपको बुक में क्या क्या टॉपिक मिल रहे हैं हर एक चैप्टर में। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है, फिर से अगेन मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पियाजे। बहुत ही बड़े कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे। इनके बारे में आप काफ़ी जगह पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था इस चीज़ का। इसको आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और पूरा यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर समझाया गया है कि क्या क्या होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय, जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर दूंगी बाद में। अभी के लिए बस थोड़ा सा ओरली समझिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ के ही पढ़ते हैं। सो आप ये जीन पियाजे का टॉपिक नहीं छोड़ना है। बाकी अल्बर्ट बेंडूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको थ्योरीज मिलेंगी। तो अल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती है। और जिस ईयर मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था उसमें आया था अल्बर्ट बेंडूरा, तो ये आपको ज़रूर करके जानी है। इसका भी देखिए चार्ट वगैरह सब दिया है, जिससे बच्चा ईजिली समझ सके, चीज़ों को कर सके। ठीक है, मॉडलिंग है और सेल्फ सिस्टम है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेंडूरा के। फिर और भी टॉपिक देख लेते हैं। कुछ टॉपिक तो मैं भी स्किप कर दूंगी, ये वाला भी आप स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपके सिलेबस में है, वैसे तो है ही है 100%, अगर आपको ये दिख गया और आपने मिस कर दिया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। इसको मिस नहीं करना है। वाइगॉस्की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइगॉस्की की जो सोशल कल्चर थ्योरी थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज से सीखता है, अपनी भाषा संस्कृति से सीखता है, ये बात इन्होंने कही थी। बहुत ही अच्छे इनके 3 जो थे वो स्टेजेस थे, यहाँ पर लेवल थे। इनका था लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये 3 इनके लेवल थे जो आप पढ़ेंगे थ्योरी में। वास्तविक विकास स्तर, संभावित विकास स्तर, निकट विकास स्तर। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ये है वाइगॉस्की की, यहाँ पर पिक्चर आप देख भी सकते हैं कि कैसे दिखते थे। फिर है नेम चॉम्स्की का प्रोसेसिंग थ्योरी, तो इसके भी आपको हेडिंग से समझ के याद करना है, काफ़ी सारे इनके कॉन्सेप्ट थे। तो इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर के यूनिट्स थे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, एक्सरसाइज है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, यानी कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस। तो चाइल्डहुड और एडोलसेंस में भी आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो सब कुछ चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृति क्या होती है, कल्चर होता क्या है। इसकी काफ़ी सारे रिलेटेड डेफिनेशंस भी हैं। और यहाँ पर नेचर ऑफ कल्चर, संस्कृति की प्रकृति दी हुई है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए, समझिए। हिंदी में दे रखा है, सब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इश्यूज पढ़िएगा यहाँ पर। ठीक है, समाजीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो जनरेशन है उसके लिए, बिकॉज यहाँ पर लिखा है किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका, इंटरनेट के प्रयोग के विशेष संदर्भ में, रोल ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एडल्सेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूज़ इंटरनेट। जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मीडिया यूज़ कर रहा है आज की जनरेशन, आज का यूथ, उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या रोल है। सो यहाँ पर आपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बैड इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे, इसके गुड इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव भी बहुत सारे अच्छे हैं, दूर बैठे व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आजकल ब्लॉगिंग वगैरह चल रही है, वीडियोस बनाकर लोग अर्न कर रहे हैं पैसों को, घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ों को जान रहे हैं हम, हर जगह दूसरे शहर दूसरे देश नहीं जा सकते, तो हम घर बैठे जान रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। और नुकसान भी बहुत सारे हैं, आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है, बच्चा बैठ के कंटिन्यूस फ़ोन चला रहा है, कोई भी चला रहा है, तो उसको मोटापे की समस्या हो रही है, मेंटल हेल्थ चेंज उसकी हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ठीक है। सो दोनों ही हैं, बेनिफिट भी है, लॉस भी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट सेवाओं से आप क्या समझते हैं। जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंटरनेट सर्विसेज हैं बहुत सारी जिसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें। थर्ड में देखिए, ईमेल के प्रॉफिट्स पूछे हैं, चैटिंग क्या है वो पूछिए, इंटरनेट कॉलिंग क्या है ये पूछिए। काफ़ी सारे बच्चे तो इसको बिना पढ़े भी लिख देंगे, क्योंकि इतनी तो नॉलेज है कि चैटिंग क्या है, इंटरनेट कॉलिंग, स्काइप क्या है, ईमेल की लिमिटेशंस क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है। जिनको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगी उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो कर भी सकेंगे। सो ये था थर्ड चैप्टर। और डिस्कस करते हैं हम यूनिट नंबर 4, परिवार, विद्यालय एवं समुदाय, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो सबको पता है फैमिली क्या होती है, डेफिनेशंस हैं कुछ यहाँ पर। फैमिली के वर्क क्या है, सोशल वर्क भी हैं और इकोनॉमिक वर्क भी हैं, उसके सिविक वर्क भी हैं, मोरल वर्क भी हैं और रिलीजियस और कल्चरल वर्क भी हैं। तो फैमिली जो होती है वो आपकी फर्स्ट टीचर होती है, ठीक है। तो उसको ये सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी जो बच्चा सोशल मतलब समाज से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, वो सब कुछ उसको घर में भी सिखाया जाता है। परिवार के यहाँ पर शैक्षिक कार्य भी दिए हैं, एजुकेशनल फंक्शंस भी दिए हैं, तो उसको आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझेंगे। फिर मैंने आपको बताया फैमिली के बाद स्कूल आ गया। स्कूल भी आपको क्या पता है क्या होता है स्कूल। स्कूल को पहले के टाइम में स्कूल ये माना जाता था कि छुट्टियों का जो समय होता था उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के लिए स्कूल्स बनाए गए, जहाँ पर बच्चा केवल पढ़ता ही नहीं था, अदर एक्टिविटी करता है। वो चाहे घुड़सवारी सीख रहा है, तलवारबाजी सीख रहा है, या वो कोई अदर एक्टिविटी सीख रहा है, वो बस अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, तो उसको हमने स्कूल बनाया। अब क्या हुआ, स्कूल को पढ़ाने के लिए बनाया गया। एक प्रॉपर टाइम है, एक प्रॉपर प्लेस है, एक प्रॉपर ड्रेस है, वहाँ पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको हमने स्कूल कहा है। फिर स्कूल का यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, स्कूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी नीड है, तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल के बारे में बताया है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर मीनिंग ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। देखिए बच्चे का जो विकास होता है, जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं, ग्रोथ होती हैं, वो बहुत सारी उसके ग्रुप पर भी डिपेंड करती हैं कि उसको स्कूल में ग्रुप या उसका नेबर ग्रुप या फिर जो भी वो टीम वर्क करता है उसमें उसका ग्रुप कैसा है। सो यहाँ पर आप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर पीयर ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीयर ग्रुप्स। में जो बता रही हूँ ना आपको टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, आपको आपके क्वेश्चन मतलब दिखेंगे आपके एग्ज़ाम में आप जब करने बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको पीयर ग्रुप मिल जाता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर ग्रुप्स में मिल जाते हैं कि क्या क्या है। ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, फिक्स्ड प्लेस ऑफ द ग्रुप है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप आइडियल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सगेस्टिविटी है, जेलस एंड कॉम्पिटिशन है, डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथी है, ये सारी चीज़ें। फिर आप पढ़ेंगे कम्युनिटी के बारे में। तो देखिए सोशल समाज और समुदाय में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, समुदाय कम्युनिटी अलग चीज़ है और सोशल जो समाज है आपका वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आप समुदाय के कार्य, फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, नेचर ऑफ कम्युनिटी, ये सब आप पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको अगर आपने लॉन्ग कर ली तो शॉर्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 एंड द लास्ट यूनिट ऑफ द बुक, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था संबंधी मुद्दे, इश्यूज एंड कंसर्न इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो देखिए जो एडोलसेंस हैं, जो चाइल्डहुड है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोचने समझने की हैं, इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा तो है डेलिंक्वेंसी, बाल अपराध। बच्चे कम उम्र में बहुत सारे ऐसे अपराध कर जाते हैं जिनका उनको ज्ञान भी नहीं होता है। तो बाल अपराध के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उनके रीजंस को पढ़ेंगे, उनके फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। जब बच्चा कोई भी पढ़ाई करता है कुछ भी, तो वो काफ़ी समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है।
और यहाँ पर आप रीजंस पढ़ेंगे कि बाल अपराध के रीजंस क्या हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, हेरिडिटरी रीजंस हो सकता है, यहाँ पर देखिए लिखा है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। एनवायरनमेंट रीजन हो सकता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वो वहाँ से परेशान होकर कुछ अपराध कर देता है। ठीक है, उसका चाहे वो घर का हो, स्कूल का हो, समाज का हो, मतलब होम का हो, स्कूल का, या फिर सोशल एनवायरनमेंट हो, या फिर वो खुद से उसकी जो साइकोलॉजिकल कॉसेज हो सकते हैं, मतलब उसके शरीर की संरचना में कोई प्रॉब्लम है, उसको सब लोग टोकते हैं, रोकते हैं, तो वहाँ पर भी वो कुछ अपराध करेगा कि कोई उसको रोज़ मजाक उड़ा रहा है, उसका दोस्ती तो किसी का मर्डर कर देता है या कुछ भी कर देता है, ऐसा कोई केस सुनने में आते हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। और साइकोलॉजिकल तो मैंने बताया ही आपको, तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। घर के मतलब होम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, पेरेंट्स ही आपस में लड़ते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चे पे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या बहुत देखते ही नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं करते, या फैमिली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से बच्चा चोरी करना सीखता है या कुछ भी सीखता है, पेरेंट्स आपस में नहीं बनती है, या कोई भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, स्कूल का भी हो सकता है, स्कूल में या तो टीचर प्रोत्साहित नहीं कर रहा है बच्चे को, या फिर पार्शलिटी कर रहा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा है, सिर्फ उनको अप्रिशिएट करता है, तो जो डम बच्चे हैं वो और कुछ गलत कर बैठते हैं। तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए लिखा है, अध्यापक का व्यवहार और शिक्षण विधियाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकता है एग्ज़ाम में, आता भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैल एडजस्टमेंट टॉपिक है इसका, और एडजस्टमेंट का भी टॉपिक है। तो यहाँ पर आप इसके आइडेंटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसकी रीजनिंग को, मतलब रीजंस को पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई टॉपिक है जैसे मैल एडजस्टमेंट है, तो उसका आपको सारे उसके फेस देखने हैं, मतलब उसके रीज़न भी, उसके फैक्ट्स भी, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी, उसके कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशंस को, मीनिंग को, सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। सिम्टम्स दे रखे हैं यहाँ पर, क्या रहता है, बच्चा नेगेटिव होता है, बच्चा डीमोटिवेट होता है, बच्चा हाइपर होता है, बच्चा एंजाइटी में रहता है, बच्चा जेलस फील करता है, बच्चे के अंदर गिल्ट वाली फीलिंग रहती है। बहुत सारे रीज़न हैं जो कुसमयोजित बालक की पहचान करते हैं। ठीक है, मैं तो आपको ओरली बता रही हूँ, समझने वाला इसमें ही बहुत अच्छे से समझ लेगा और इसको ही बनाकर लिख सकता है, इसको समझकर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहचान करने की विधियाँ भी हैं कि मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, इनडायरेक्ट मेथड, फैमिली, नेबरहुड, स्कूल, मेडिकल एग्जामिनेशन, सोशल पार्टिसिपेटिंग, मतलब सोशल, उसको समाज के किसी भी कार्य में, एक्टिविटी में जोड़कर आप जान सकते हैं कि बच्चा कुसमयोजित है या नहीं। स्कूल के माध्यम से, स्कूल के टीचर से मिलकर, फ्रेंड से मिलकर, आस पड़ोस से पूछकर, फैमिली से पूछकर, डायरेक्ट उससे पूछकर, या इनडायरेक्टली हो गया तो वे कि आप फैमिली से पूछ रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं, या डायरेक्ट आप उससे बात कर रहे हैं, उसको कोई सिचुएशन देते हैं और फिर देखते हैं वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका माइंड वाइंड का चेकअप करवाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, या उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल एडजस्टमेंट होता है, ऐसी होता है वेल एडजस्ट, तो यहाँ पर आप वेल एडजस्टेड पर्सन के बारे में भी जान लेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक वगैरह भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब इसका ही दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मनोविकृति यानी कि न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो है, एक होती है साइकोन्यूरोसिस, एक होती है न्यूरोसिस। तो इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ना कि इसमें क्या होता है, ये पूरा लिखा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके कंट्रोल करने के लिए, मतलब न्यूरोसिस जो हो जाती है उसका ट्रीटमेंट भी होता है। देखिए योग क्रियाएं हैं, योग क्रियाओं में सबसे ज़्यादा न्यूरोसिस जो होती है वो हमारे माइंड में होती है, तो उसको करने के लिए आपको शीर्षासन करना चाहिए, योग क्रियाएं, बच्चे को थोड़ा सिंपैथी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, तो वहाँ पर बच्चा ठीक हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मेडिसिन का नाम भी लिखा है, काली फॉस्फोरिस फोरियम, काली फोस यहाँ पे लिखा, होम्योपैथिक दवा है, इससे रोगियों को प्रभावी सिद्ध हुई है। टाइप्स ऑफ साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ये वाला, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनको अलग कर दिया जाता है। जैसे एक ग्रुप है, बनाया है हमने, वो स्कूल का ही ग्रुप है, 11-12 बच्चों का क्रिकेट के लिए। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि क्रिकेट खेलने के लिए एबल है ही नहीं, बट उनको टीम में रखना पड़ रहा है कि हाँ चलो रख लिया हमने एक्स्ट्रा में, बट इनसे हम क्रिकेट खिलाएं खेलवाएंगे नहीं।
तो वो जो बच्चे वीक हैं उनको बस हमने रख लिया है शो ऑफ के लिए, बट उनकी कोई नीड नहीं है, उनको अलग कर दिया है, तो वो कहलाते हैं मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन। और ऐसा नहीं है केवल स्कूल में ही किया जाता है, बाहर भी किया जाता है, लोगों के साथ भी किया जाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे रजिस्टर होता है ना, आपका रजिस्टर में रेड कलर की एक लाइन होती है साइड में, उधर की जो लाइन होती है उसका यूज़ केवल नंबर लिखने के लिए, रोमन नंबर लिखने के लिए किया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता उस पर कुछ, तो वो मार्जिन कहलाता है, वहीं से ये वर्ड लिया गया है। सो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके रीज़न वगैरह हैं, रिजल्ट्स दे रखे हैं, और यहाँ पर इसके टाइप्स दे रखे हैं कि मार्जिनाइज्ड भी बहुत तरह से होता है। माता पिता के स्नेह से है, कोई शारीरिक विकलांग है तो उसको अलग कर दिया गया है, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मानसिक विकलांगता, तो ये सब भी इसके अंदर ही आ जाता है। फिर नॉर्मल पॉवर्टी इज़ द वेरी सिंपल टॉपिक, क्योंकि पॉवर्टी के बारे में सबको पता है, और कॉसेस ऑफ पॉवर्टी भी पता है। अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में, करप्शन है, ब्लैक मनी है, कॉस्टली अफेयर्स ऑफ इन्फ्लेशंस हैं, अवे फ्रॉम लेबर है, एडिक्शंस हैं, कास्टिज्म है, और मॉडर्नाइजेशंस है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो पॉपुलेशंस है जो हमारी पॉवर्टी का रीज़न है इंडिया में, ठीक है। फिर इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, और एक टॉपिक दिया है डिप्रेशन का। ये शॉर्ट में आया था जिस ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो ये टॉपिक है डिप्रेशन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो वही है नॉर्मल से, निराशा होती है, अपराध होता है, अधिक थकान होती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है, घबराहट होती है, भूल जाना होता है, आत्मबोध होता है, काफ़ी सारे। मोटापे के भी यहाँ पर कारण दिए हुए हैं कि मोटापे का कारण क्या है, एज है आपकी, आपका अधिक खान पान है, ओवर ईटिंग है, ईटिंग हैबिट्स हैं, बेवरेज लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक है, अल्कोहल्स का लेना है, या फिर हेरिडिटी या फिर हार्मोन्स हैं। एड्स के बारे में दिया हुआ है, एड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एड्स के बारे में आपको शायद पता भी होगा। तो एड्स के यहाँ पे सिम्टम्स भी दिए हुए हैं। फिर अनाथ बच्चे के बारे में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूँगी एड्स के सिम्टम्स। तो जो एड्स है वो खतरनाक बीमारी एक बहुत, जैसे कि आप सब जानते हैं, और इसके लक्षण हैं ये सिम्टम्स: बुखार आना, सिर में दर्द, थकान, हैजा, लसिकाओं में सूजन, याददाश्त में कमी, त्वचा विकार, मांसपेशियों का होना, क्षय रोग, मस्तिष्क में सूजन, लगातार ये सब चीज़ें होती रहती, ठीक है। ये सारे आप टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी इसमें पीछे मॉडल पेपर दिए हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ये एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लास्ट चैप्टर की, जो गोल था वो आपको बस यही था कि मैं आपको ये बता दूं कि आपके 5 चैप्टर्स में, 5 यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बीएड से रिलेटेड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। आप खुद सोचिए, मैंने आधे घंटे की वीडियो में आपको प्रॉपर बता दिया है कि आपके इस पूरी बुक में, पूरे इस पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।